आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम कह सकते हैं। और चैप्टर नंबर 8 और इसके बाद जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 वो भी इसी से पूरी तरह कनेक्टेड रहेगा। मतलब जो इससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा, फिर कुछ हिस्ट्री टाइप इसकी, और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर के अंदर एंट्री करते चले जाएंगे, कुछ फॉर्मूले वगैरह बेसिक चीज़ें। तो नंबर एक बात, सबसे पहले बात, तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का हो या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हो, एक ही बात है। ये चैप्टर हम लोग क्लास 10th में सबसे पहली बार पढ़ते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल एक मैथ्स की नई ब्रांच खुलती है आज। जैसे मैथ में होता है अर्थमेटिक, एक होता है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस पढ़ते थे ना 7th क्लास में, वो फिर आता है एक अलजेब्रा जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स वाई फैक्टर्स कर लिए। जैसे चैप्टर 2 का किया था हमने पोलिनोमियल, चैप्टर 3 किया था हमने लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 4 किया था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सब किसमें आते हैं अलजेब्रा में। फिर हमने की थी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आता है ट्राइंगल, समझ रहे हैं ना। आगे चलकर इस बुक में आएगा स्टैटिस्टिक्स, वो भी एक मैथ की नई ब्रांच है। फिर ये ब्रांच आएगी प्रोबेबिलिटी, इस बुक में आएगी हमारे पास। तो इस तरह मैथ की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक मैथ की अलग ब्रांच जो आप अपनी लाइफ में आज पहली बार पढ़ रहे होंगे। हाँ, अब से कुछ साल पहले ये चैप्टर हल्का फुल्का सा इसका 9th क्लास में भी इंट्रोडक्शन आ जाता था। क्या कहते हैं, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड में, यूपी बोर्ड वगैरह में, हिंदी मीडियम में 9th क्लास से ये शुरू हो जाता था। लेकिन अब ये पूरी तरह से हर बोर्ड में, हर जगह क्लास 10th में ही आ गया है। बल्कि कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर इनको क्लास 8 से हल्का हल्का बच्चों को इंट्रोड्यूस करा भी देते हैं। लेकिन हमारे लिए NCERT CBSE के लिए ये चैप्टर फर्स्ट टाइम हम, ये टॉपिक हम क्लास 10th में फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये अब आपका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाला। 10th में पढ़ोगे, 11th में लगभग आधी बुक इसी के ऊपर है, 12th में हर चैप्टर में बीच में आएगा, हर चैप्टर में। और 12th के बाद आप कुछ भी करना, अगर आपने मैथ्स लिया है, साइंस साइड वाला मैथ्स, उसमें ये चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आती है, कंपटीशन एग्जाम हो कोई, या आप BSc करो, आप इंजीनियरिंग करो, BTech करो, कुछ भी करो, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आएगी ही आएगी। इससे आप बचने वाले नहीं हो। अगर कोई ये सोच ले कि यार चलो इस चैप्टर को 10th में छोड़ देते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है, 11th में तो कुछ नया आएगा, तो मैं पहले बता दूँ 11th में इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी इसी से रिलेटेड, जिसके लिए ये तो पता ही होना चाहिए। और फिर 11th में और आगे की आएगी, 12th में, और 12th में इसके एप्लीकेशंस आएंगे वैसे, लेकिन ये यूजफुल बहुत ज़्यादा है। इसके बिना तो मैथ्स पढ़ना समझ लो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको पहले, कि कोई भी इसको बिल्कुल लाइटली ना ले, हल्के में बिल्कुल मत ले। इसीलिए मैं इस चैप्टर को कराते वक्त अपनी स्पीड थोड़ी हल्की रखूँगा, क्योंकि आप लोग इसको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आज, फर्स्ट टाइम। एक भी चीज़ को रटनी नहीं है। अगर एक भी चीज़ को रटोगे तो मैं पहले बता के चलूँगा 11th 12th में फंसोगे बहुत बुरी तरह। अभी तो काम चल जाएगा रट के, मगर 11th 12th में जहाँ पर ग्राफ्स बनेंगे इन सब के, डोमेन डे, खैर अभी आपको इन बात के बारे में बताना ठीक नहीं, आपको पता ही नहीं क्या होते हैं, वहाँ पर आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से। अगर आपने यहाँ भी कुछ रट लिया तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, उसके लिए फिर हम दूसरी सोल्यूशन वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, ठीक। अब थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों है, क्या कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, फिर इसके नाम का मतलब समझेंगे, सारी बातों को बताएंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री कुल मिलाकर ये, अच्छा ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं, क्या होता है कई बार रील्स वगैरह देखता हूँ, कुछ जोक्स वगैरह, तो वहाँ पर आता है एक रील देखी मैंने, उसमें एक बच्चा है, वो एक आदमी है, वो अपने टीचर को फ़ोन करता है कि सर जो मुझे को आपने बचपन में स्कूल में 10th क्लास में साइन थीटा कोस पढ़ाए थे ना, उसका यूज कहाँ है। तो कुछ इस तरह की जोक थी। वो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि इनका क्या यूज है, मुझको मेरे टीचर ने पढ़ाए थे, मैंने तुझको पढ़ा दिए, यूज मुझे भी नहीं पता। तो इनका यूज है, हाँ, हमारी डेली लाइफ में नहीं है, ठीक है। देखो डेली लाइफ में तो आपने इतने सारे चैप्टर पीछे किए हैं, रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस, उन्हीं का क्या कहीं कोई यूज़ आता है डेली लाइफ में, तो इसका भी क्या डेली लाइफ में कोई यूज़ नहीं होगा। अगर मैं डेली लाइफ में यूज़ की बात करूँ तो अलजेब्रा डेली लाइफ में कहीं यूज़ नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री, हायर मैथमेटिक्स डेली लाइफ में कहीं यूज़ नहीं होता। डेली लाइफ में कौन यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, ये होते हैं यूज। तो इसका यूज कहाँ होता है, हायर मैथमेटिक्स में जाकर, जब
साइंटिस्ट बन जाते हैं ना, तो जैसे मून की डिस्टेंस या हाइट्स नापनी है, बहुत ऊंची बिल्डिंग की हाइट्स नापनी है, डिस्टेंस नापनी है, समुद्र के अंदर नापना है, मेज़र करनी है, वहाँ पर इनका यूज आता है। तो हम जैसे हमें और आप जैसे आम लोगों को तो इनके बारे में तो पता ही नहीं होगा ना, ठीक। तो इसका मतलब यूज है, मगर बहुत ज़्यादा जागे जब कभी आप साइंटिस्ट बनोगे तब। तो फिर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आपका स्कूल है, देखो ये जो है ये आपका क्या है, स्कूल। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये कौन है, मैं हूँ। ये क्या है, आपका स्कूल, ये आपका स्कूल है, और मैं आपके स्कूल से कुछ ये मान लो 10 मीटर दूर खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके स्कूल से कुछ 10 मीटर दूर खड़ा हुआ हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। वैसे ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। मैं आपके स्कूल से, ये मैं हूँ, 10 मीटर दूर खड़ा हुआ हूँ। तो देखो बात में ऐसी अभी स्कूल के लिए मुझको यही खड़े खड़े आपकी स्कूल की हाइट मेजर करनी है, बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है। तो या तो तरीका ये है कि मैं जो नापने के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, इंच टेप वगैरह कुछ भी, या फिर फीता जो भी होगा उसको लेके जाऊँ, छत पे पहुँच जाऊँ और मेजर कर लूँ। एक तरीका यही हो गया, क्योंकि ये तो फिर भी पॉसिबल है। बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 फुट होगी, 200 फुट होगी। फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं आपके स्कूल से 10 मीटर दूर खड़ा हुआ हूँ, मुझको स्कूल वाले अंदर आने के लिए एंट्री नहीं दे रहे कि भैया आ जाओ और आके मेजर कर लो, नहीं दे रहे, तो मैं यहीं खड़े होकर, क्योंकि मैं ये तो मेजर कर सकता हूँ ना कि मैं आपके स्कूल के गेट से कितनी दूरी पे खड़ा हुआ हूँ। ये आपके स्कूल का मेन गेट है, ये बिल्डिंग है ऊपर, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं उसको तो नहीं मेजर, यहाँ पर खड़ा होकर मैं इसको तो मेजर नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये मेजर जरूर कर लूँगा कि मैं आपके स्कूल के इस गेट से कितनी दूरी पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका स्कूल की हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी, ये मैं आपको बता दूंगा। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कैसे? मैं क्या करूँगा, मैं जैसे देख रहा हूँ ना, मेरी आँख से, मेरी इस आँख से एक रे जाएगी ऐसे। अब वो जाती भी है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, हमको दिखती नहीं है। तो ये रे जैसे वहाँ जाएगी टॉप पर, ये रे जैसे वहाँ जाएगी टॉप पर, तो ये कुछ ना कुछ एंगल पर तो जाएगी ना, 30, 40 समथिंग जो भी होगा। तो इस एंगल का यूज करके, एक सेकंड, तो इस एंगल का यूज करके, मान लो कि एंगल 30 डिग्री का है, इस एंगल का यूज करके और इस वाली मेजरमेंट का यूज करके मैं बता दूंगा कि आपके स्कूल की हाइट कितनी है। वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब इसका यूज इस दुनिया में कहाँ है, इसका यूज इस दुनिया में कहाँ है, सुनो मेरी बात। वो काम खैर उनका है, साइंटिस्ट वगैरह का। मान लो कोई बहुत ऊंचा क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ है, माउंटेन, पर्वत है कोई बहुत ऊंचा, और यहाँ सब बीच में क्या है, नदी, पानी, पेड़ पौधे हैं, जंगल है। हम बहुत दूर खड़े हुए हैं उससे, करीब 3 किलोमीटर दूर। हमको पता है कि हम इससे 3 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं। बहुत ही खतरनाक डेंजर रास्ता है, समुद्र है, जंगली जानवर है। ठीक है, मुझको इस पर्वत की, इस माउंटेन की, इस पहाड़ की हाइट नापनी है। तो वही काम करेंगे, यहाँ से एक रे जाएगी, वो अलग मैटर है, कैसे जाएगी वो अलग चीज़ है। और ये एंगल पता कर लेंगे, और इस एंगल का और इस मेजर का और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से जो शिप जाते हैं ना, शिप में जाने में भी कि आगे कोई कि जो क्या बोलते हैं, समुद्र के अंदर कई बार तूफान आ जाता है, तो क्या कहते हैं कि कोई बर्फ़ का पहाड़ बन गया समुद्र के अंदर जिससे टाइटैनिक टकराया था, इस तरह का कोई अगर है तो कितनी डिस्टेंस पे है या वो कितनी हाइट का है। तो ये सब चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये लोग मेजर करते हैं। ये मैंने आपको इसका थोड़ा सा हल्का सा यूज़ भी बता दिया है। चलो अब बात करते हैं, चैप्टर पर आते हैं मेन। तो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले नाम का मतलब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के नाम का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से एक ग्रीक वर्ड है, जिसका अगर मैं पार्टीशन करूँ तो ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री, ट्राईगोनमेट्री, जहाँ पर ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मीज़र, ठीक, नापना, मेजरमेंट करना। तो 3 साइड को ही मेजरमेंट। तो क्योंकि हम पूरे चैप्टर में कोई ट्रायंगल में पढ़ने वाले हैं और ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, उनकी मेजरमेंट्स वगैरह हम लोग करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक ट्रायंगल के अंदर ही होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक ट्रायंगल के अंदर होती है। हम क्लास 10th के लेवल से बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। क्लास 11th 12th में जाकर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही हाई चीज़ें आएंगी वहाँ। तो फिलहाल मैं आपको जो ही बात बताऊँगा आप याद रखना कि क्लास 10th के लेवल से बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो 3 साइड्स मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा।
बहुत चीज़ पढ़ेंगे, मगर पॉइंट ऑफ क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रिग्नोमेट्री में जो बात करेंगे, जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, एक ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल की ये साइड्स और ये एंगल्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, साइड और एंगल आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, किस तरह कनेक्टेड है, उनका रेशो वगैरह फाइंड करेंगे। कुछ वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज पढ़ते हैं। अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल, पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन मेथड, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं उसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मेन क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। और मैं फिर से एक बात यहाँ दिलाना चाहूँगा, हम जो ही बातें कर रहे हैं क्लास 10th के लेवल से बातें कर रहे हैं। जो ये बात लिखी हुई है ना यहाँ पर, क्लास 10th के लेवल से है। ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में जाकर और भी पढ़ने के लिए आएगा, बहुत चीज़ें पढ़ेंगे हम, 12th में और चीज़ें पढ़ेंगे हम, वो बात अलग है। फिलहाल हम 10th की उससे बात कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ी सी हल्का सा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का नाम कहाँ से आया, इसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली पार्ट पर आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में ही। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है 8.1 इंट्रोडक्शन, बल्कि मैं कहूँगा कि ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, 8.1 का, 8.2 का, 8.3 का। हालांकि 8.2 और 8.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनेगी, लेकिन ये जो सब बातें आपको बताई जाएंगी ना, ये 8.1 में तो काम आएंगी ही आएंगी, 8.2 और 3 में भी आएंगी। तो जब आप 8.2 और 8.3 करें तो आपको ये सब भी पता हो। चलो जी, तो सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बीच में कहाँ से आ गया? एक्चुअल में बात क्या है कि क्लास 10th के अंदर हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो एक राइट ट्राइंगल के अंदर पढ़ेंगे। क्लास 10th के अंदर हम जो भी स्टडी करने वाले हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो एक राइट ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो स्टडी है वो किसके बीच में है? एक ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच। अब वो ट्राइंगल क्या ऐसा हो सकता है, क्या जरूरी है क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल हो? नहीं, जरूरी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में भी होती है, मतलब हर तरह के ट्राइंगल में होती है। लेकिन क्लास 10th में फिर से वही बात आ गई, क्लास 10th में हम जो लोग स्टडी करने वाले हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की अंदर की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही करेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हर तरह के ट्राइंगल, जो स्केलर ट्राइंगल होता है या फिर कैसा भी होता है, हर जगह अप्लाई होती है। वो सब बात कहाँ जाएगी वही मैंने आपको बताया नेक्स्ट क्लासेस में जाके, 11th-12th में जाके। ठीक है, वैसे सिलेबस में से अब हट गया है, वो आपकी बात नहीं है, छोड़ो फिलहाल। तो फिलहाल बात चल रही है राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो आपको पहले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताना जरूरी है, वैसे पता होगा आपको। ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल या फिर राइट ट्राइंगल, दोनों नाम बोल देते हैं, लिख देते हैं कि एक ट्राइंगल इन विच वन एंगल, कोई ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक एंगल देखो, एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, एक से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकते ना। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 का होगा तो कॉल्ड क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड ट्राइंगल या फिर राइट ट्राइंगल। ठीक, इस फिगर को समझते हैं बहुत ध्यान से। इस फिगर में एंगल भी 90 डिग्री का है। एंगल भी कितना है हमारे पास? 90 डिग्री का है। तो ट्राइंगल एबीसी को क्या बोलेंगे? ट्राइंगल एबीसी इज राइट ट्राइंगल। ठीक है, एंड डिनोटेड बाई, राइट ट्राइंगल को डिनोट करने के बाद एक सिंबल बनाया गया है, ये जो है ना उल्टा टी, बट टी जैसा बनता है ना अंग्रेजी का, इसको उल्टा कर दो टी, इसको पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। तो जब भी कभी आपको राइट, अगर आपने लिखा है ट्राइंगल एबीसी तो मतलब बात कर रहे हैं सिंपल ट्राइंगल की। स्केलर हो सकता है, आइसोस्केल हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये इसका सामने लगा दिया तो ये पक्का है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल बीच वाले पे होता है, हमेशा याद रखना। अगर कभी सिंबल लगा हुआ है ना राइट ट्राइंगल एबीसी तो मतलब बी एट राइट एंगल, बी बीच वाला राइट एंगल होगा। ठीक है, अगर मान लो कभी आपकी फिगर में सी पे राइट एंगल है मान लो, तो नाम कैसे लिखोगे आप ट्राइंगल का? राइट एंगल ट्राइंगल एसीबी, राइट ट्राइंगल एसीबी, मतलब
जहाँ पर एंगल बना है 90 का वो आप बीच में लेंगे, ये एक लिखने का स्टैंडर्ड होता है, नोट कर लेंगे बातों के साथ साथ। तो इन फिगर बी अगर 90 का है, ये रहा मेरे सामने, तो ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, राइट ट्राइंगल एंड डिनोटेड बाई राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। तो सिंपल बोलना है राइट ट्राइंगल एबीसी, इसको बस राइट पढ़ देना, राइट ट्राइंगल एबीसी। चलो अब बात कर लेते हैं इनकी साइड्स की, क्योंकि हमको साइड्स के बारे में स्टडी करनी है एक्चुअल में। अब यहाँ पे देखो 3 साइड है, याद रखना जो साइड 90 के अपोजिट होगी, जरूरी नहीं है 90 कहीं भी हो सकता है, मगर जो साइड 90 के अपोजिट होगी, 90 के सामने, इसका एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। और इसको अब अपने पूरे चैप्टर के दौरान हम केवल एच से नोट कर देंगे, कैपिटल एच या फिर स्मॉल एच, क्योंकि हाइपोटेनस लिखना बार बार भारी पड़ता है, मुश्किल पड़ता है ना। तो एसी क्या होगा, एसी क्या होगा, हाइपोटेनस बोलते हैं एसी को, और ये अपोजिट होती है 90 डिग्री के, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस। इन सब बातों को नोट कर लेना अभी यहाँ से, और याद रखनी है कि 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा कौन सी होगी, हाइपोटेनियस, और उल्टा भी कि हाइपोटेनियस के सामने का एंगल हमेशा कौन सा होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस के सामने का एंगल 90, ऐसे याद रखना। दूसरा ए बी जो साइड है अपोजिट टू सी, जो साइड ये ए बी दिख रही है ना, देखो ये एंगल सी के अपोजिट है, ये किस कौन से एंगल के अपोजिट है, ये एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल का बेस, जिस पर ट्राइंगल टिका हुआ है सी के अपोजिट। तो बी सी क्या है, ए बी क्या है यहाँ पर, साइड अपोजिट टू एंगल सी, इसको बोल लेंगे हम लोग बेस। बी सी क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, बी सी कौन है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और इसको बोल देते हैं हम परपेंडिकुलर, और लिख देना परपेंडिकुलर, ठीक। और दूसरी बात, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो हाइपोटेनियस होता है वो ट्राइंगल की इन तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। मान लो मैं कहूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 3, 4, 5 है, तो इनमें हाइपोटेनस कौन सा है, 5, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक। चलो यहीं पर अभी एक बात थोड़ी छुपी हुई है, बताता हूँ पहले आपको, पहले एक बार रिपीट कर दूँ। ए सी मतलब 90 के अपोजिट वाली, मतलब हाइपोटेनियस। ए बी मतलब अपोजिट टू एंगल सी, मतलब कि बेस। बी सी मतलब अपोजिट टू एंगल ए, मतलब कि परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हाइपोटेनस जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। अब यहाँ पर हाइड एक बात है, हिडन इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। हिडन इन्फॉर्मेशन ये छुपी हुई है कि अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अभी ना आप इस बात को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ देखो तो इन लाइनों में परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ये है या फिर परपेंडिकुलर ये है। हम ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे, हम दो लाइन्स की बात कर रहे हैं कि दो लाइन्स हैं, दो लाइन है और जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर इसको बोलोगे क्या इसको बोलोगे, देखो परपेंडिकुलर तो दोनों ही है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। यही बात यहाँ पर है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कभी आप ये रट के बैठ जाओ, अपने माइंड में ऐसा फिक्स कर लो, मतलब गलत क्या कि परपेंडिकुलर बस यही होती है और बेस सिर्फ यही होता है, ऐसा नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस ही फिक्स है, 90 के जो अपोजिट होगा वही क्या होता है, हाइपोटेनियस। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं, कभी परपेंडिकुलर ये होगा बेस ये होगा, मगर कभी कभी परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। इस बारे में मैं आपको अब से थोड़ी देर बाद इसी वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा, क्योंकि अभी वो बात समझने के लिए हमको कुछ और बातें समझनी पड़ेंगी। तो फिलहाल आप अपने मन में ये बात रखो कि हाइपोटेनस तो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये यहाँ परपेंडिकुलर ये हो सकता है, बेस ये हो सकता है। इसकी पहचान क्या है, कि कैसे पता करेंगे कि यार इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर इसी को लेना है, या इस क्वेश्चन में इसको बेस लेना है, या इस क्वेश्चन में इसको बेस लेना है, या इस क्वेश्चन में इसको परपेंडिकुलर लेना है। ये मैं आपको अब से थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल क्या याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। वो ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। चलो जी, नेक्स्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन ये पीजीटी जो है ना, ये सिर्फ मेरा ही अपना है शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझको बार बार लिखना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम, और कई बार फुल एमसी में मुझ पर स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम को मैं कभी कभी शॉर्ट में पीजीटी लिख देता हूँ। वैसे तो ये तरीका नहीं स्टैंडर्ड,
ये जैसे कि एक थी ना ट्राइंगल चैप्टर में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो तो स्टैंडर्ड है सारी दुनिया के लिए। अब कहीं बोल देना बीपीटी तो समझ जाएंगे लोग, मतलब पढ़ने वाले लोग, बच्चे जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर टीचर्स होंगे वो समझ जाएंगे कि बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन पीजीटी को कोई नहीं समझेगा, ये तो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। तो जब भी मैं कभी क्वेश्चन के दौरान पीजीटी लिखता हूँ या कभी भी मैं पीजीटी वर्ड लिख देता हूँ, तो आप समझ जाना कि मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको पीजीटी कभी नहीं लिखना, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है, ये कोई बनाया, ये तो मैंने खुद बनाया हुआ अपने आप ही, अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए। तो आपको जब भी मैं कभी पीजीटी लिखूंगा तो आपको समझ जाना है कि मैं बात कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। और आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, आपको पूरा लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। और आप जानते होंगे, आपने क्लास 7 8 में बहुत करी होंगी कि एक राइट ट्राइंगल के अंदर, एक राइट ट्राइंगल एबीसी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम। तो हाइपोटेनियस मतलब कि एच, मतलब कौन है एच, ए सी, तो साइड ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी। परपेंडिकुलर फिलहाल तो इसी को माना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बी सी लिख दिया है, चेंज हो सकता है वो मैं आगे बताऊंगा। पी मतलब बी सी स्क्वायर और बेस बी मतलब ए बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, ये वाली, या फिर ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये सब बातें यूज होंगी क्वेश्चन में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको होगी तो सब पुरानी बातें थी, राइट एंगल ट्रायंगल पता था हमको, पाइथागोरस थ्योरम भी पता थी हमको, मुझे पता है आपको पता थी, लेकिन मेरा फर्ज है एज ए टीचर कि मैं आपको सारी बातें बताऊँ जो चैप्टर में यूज होने वाली है। चलो जी, अब आपके नया चीज़ अब से आ गई, ये पहली चीज़ जो आपके लिए नई है, न्यू। ठीक, क्या है वो चीज़, वो है एक अक्षर ऐसे बना के, एक ऐसे ऊपर, बीच में ही लेना, सेंटर में ही लेना, सेंटर में ले लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों बातें ठीक है। इसको अपन लोग क्या पढ़ेंगे, थीटा, THEETA, थीटा बोलेंगे इसको हम। और ये क्या है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक अक्षर है, जैसे कि ABCD होती है ना, ABCD, तो ये तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। ग्रीक एक देश है, वहाँ पर होता है अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, और क्या होता है पाई। ये सब आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो धीरे धीरे आप पढ़ोगे। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, साई, लेमडा, साई, अपसाइलन, पढ़ते रहोगे जैसे जैसे आप 11th में आओगे, 12th में आओगे। तो फिलहाल आपको एक नई चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया गया है, थीटा से। थीटा का मैथ में एक अपना ही रोल है। थीटा को आप हमेशा एंगल के लिए यूज करते हैं। इन जनरल थीटा शोज एंगल, थीटा जनरल, सामान्य रूप से जनरली थीटा को हम एंगल के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम अलजेब्रा में क्वेश्चन करते हैं ना, और अगर हमें अलजेब्रा में कोई भी चीज़ सपोज करनी है, लेट करनी है, माननी है, तो सबसे पहले मन में क्या आता है, एक्स, लेट द एज ऑफ राम इज इक्वल टू एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ ए वॉच एक्स, ठीक है, लेट द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टेशंस एक्स किलोमीटर। तो जैसे हम हर चीज़ को एक्स मान लेते हैं ना अलजेब्रा करते टाइम, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री करते टाइम जब भी आपको कोई एंगल होगा तो उसको हम थीटा मानते हैं या फिर फाई मानते हैं। फाई वैसे आपकी सिलेबस में शायद बुक में है नहीं, मगर एग्जाम वगैरह में फाई में क्वेश्चन आ जाते हैं, आप पढ़ोगे सैम्पल पेपर में, इसको बोलते हैं फाई। तो थीटा या फिर फाई, इन जनरल थीटा एंगल को शो करेगा। तो जब भी आप थीटा लिखा हुआ देखो या किसी मुँह से सुनो तो समझ जाना थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी न किसी एंगल को। वो एंगल क्या होगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक, तो इन तमाम बातों को आप लोग नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ऊपर। तो नेक्स्ट है अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल। किसी एक्यूट एंगल, समझते हो ना, एक्यूट एंगल जो 0 और 90 के बीच में होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, जो एंगल 0 और 90 के बीच हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में पढ़ेंगे फॉर एक्यूट एंगल। ये क्यों लिखा है, ये लिखना जरूरी है, सुनो मेरी बात। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, वो पढ़ेंगे एक राइट ट्राइंगल के अंदर। ठीक, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री होती हर एक ट्राइंगल के अंदर है, जो हम आगे कभी जगह पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ पढ़ेंगे, एक राइट ट्राइंगल के अंदर क्लास 10th में। और इसी के साथ साथ, क्योंकि जब हम एक राइट ट्राइंगल में पढ़ रहे हैं तो जो ये बाकी के 2 एंगल हैं, ये जो बाकी के 2 एंगल है, ये तो एक्यूटी हुए ना। जब ट्राइंगल में एक 90 का होगा तो बाकी दोनों का एक्यूटी होंगे, क्योंकि तीनों का सम 180 होना जरूरी है। तो जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अब पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, वो पढ़ेंगे हम फॉर एक्यूट एंगल। ठीक, और इससे अगले एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर राइट एंगल, मतलब 90 के लिए बताऊंगा।
लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो 90 से बड़े एंगल्स के लिए भी होते हैं, जो हम कब पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो अब से मैं इन बात को बार बार नहीं बोलूँगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री को एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। ये बात अब बोलने की जरूरत मुझको नहीं है बार बार। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लेवल से, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पढ़ेंगे सिर्फ, और एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को हम राइट एंगल ट्रायंगल से बाहर भी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को हम एंगल्स 90 से बड़े के लिए भी पढ़ेंगे, मगर कब, नेक्स्ट क्लास में जाकर। ठीक, चलो तो बात करते हैं द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है वो किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, किस चीज़ को दर्शाता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ये हम सबसे स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे लाइन, कि जो कोई ना कोई जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं, एक्यूट एंगल जो बन रहे हैं, यानी कि ए और जो सी बन रहा है फिलहाल, और जो उसकी साइड्स की मेजरमेंट होंगी, मान लो कि 3 या 4 या 5, इनके बीच में आपस में किस तरह का रिलेशन है उसको दर्शाता है कौन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। TR मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एक्यूट एंगल और उसकी साइड की मेजरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको दर्शाता है। कैसे, अभी देखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या होता है एक्यूट एंगल के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो फॉर द एक्यूट एंगल, द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करेगा, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक, अब इसको हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं। कितने, 6। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ये सब आपने पहले भी पता है, देख ली होंगी कहीं ना कहीं, आपको इनके बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो अभी ना हमको इनको जरा बहुत ध्यान से डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक, एक्चुअल में क्या है कि फिलहाल मैं बात कर लूँगा वही जो मैंने पहले बताई थी कि 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, और इसको मैंने फिलहाल क्या माना हुआ था, परपेंडिकुलर। अभी बात वही कराऊंगा। और ये क्या है, बेस। फिलहाल वही बात चल रही है। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इसी टॉपिक के अंदर कि इनको हम कब चेंज करेंगे आपस में। हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है। ठीक, अगर मैं इसकी कुछ ना कुछ मेजरमेंट तो होगी, परपेंडिकुलर की भी कोई ना कोई मेजरमेंट होगी, बेस की भी कोई मेजरमेंट होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए। उन्होंने परपेंडिकुलर को डिवाइड किया हाइपोटेनस से, बेस को डिवाइड किया हाइपोटेनस से, परपेंडिकुलर को डिवाइड किया बेस से, हाइपोटेनस को डिवाइड किया परपेंडिकुलर से, हाइपोटेनस को डिवाइड किया बेस से, और बेस को डिवाइड किया परपेंडिकुलर से। देखो अगर मैं इन तीनों को लेकर ये अपॉन रेशो, देखो बात चल रही है रेशो की, अगर मैं H मतलब कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस को लेके आपसे कहूँ कि इनको रेशो की फॉर्म में लिखो अलग अलग पेयर बना के, तो आप इनसे ज़्यादा नहीं लिख सकते। मतलब आपको रैंडमली चूज़ करना है कि H/P कर लूँ या H/B कर लूँ या B/P कर लूँ या B/H कर लूँ, आप जो भी करोगे ना तो यही पॉसिबल है, इससे बात कुछ नहीं हो। चाहे बना कर देख लो, अगर आप तीनों से लेकर अपॉन में रख के रेशो बनाओगे बस यही बनेंगे, यही पॉसिबल है। इसके अलावा और कोई रेशो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड जो है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, उनको मैंने क्या किया, रेशो की मैंने कई कॉम्बिनेशन बनाए। अब भाई इसकी लेंथ कुछ तो रही होगी, 8, 10, 50 कुछ तो रही होगी, और इसकी भी कुछ ना कुछ रही होगी। इसको मैंने लिख लिया। मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कल हो सकता है गलत हो, मगर एग्जाम्पल के लिए मान लो इसकी बात चल रही है, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनियस 10 है, तो ये रेशो क्या आ गया, 4/5। इस तरह इन सब की वैल्यू फाइंड हो सकती है ना। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इन रेशो को एक नाम दिया कि इस जो रेशो फाइंड होके आएगा, जो रेशो सोल्व होके आएगा, उसको हम नाम देते हैं साइन, SINE, साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रेशो को हम नाम क्या देंगे, कोसाइन। P/B इस रेशो को हम क्या नाम देंगे, टेंजेंट। ये एक नाम देंगे बाकायदा नाम, ये पूरी स्पेलिंग है, ये एक वर्ड है अंग्रेजी का, साइन, SINE, ये अंग्रेजी का एक वर्ड है साइन। ठीक, इसका हिंदी में अगर कोई अर्थ ढूंढेगा तो होता है ज्या। आपको क्या कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदी बोलने वाले बच्चे भी देख रहे हैं, उनको भी साइन ही बोलना है, कभी वो ज्या बोलने लगे, इसको ज्या बोलते हैं, इसको कोज्या बोलते हैं, इसको स्पर्श ज्या बोलते हैं। ठीक है,
तो खैर, तो हम ऐसे ही इनके भी नाम बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। इन सभी रेशो के उन्होंने नाम रख दिए कि भाई ये रेशो सोल्व होकर अगर आया, मान लो ये रेशो सोल्व होकर जो भी आया उसको क्या नाम रखेंगे, साइन। ये रेशो सोल्व होकर जो भी आएगा उसका क्या नाम रखेंगे, कोसाइन। उन्होंने इसके नाम दिए, उसको उन्होंने नाम दिए, ठीक, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये तो बताया मैंने अभी कि ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, अब ये एंगल को कैसे कनेक्ट करेगा, अभी तो मैंने लिख दिया ना, साइन और ये साइड अपॉन साइड, साइड तो है, जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, एंगल और लेंथ की साइड के बीच में। तो लेंथ ऑफ साइड्स तो आ गई, मगर अभी एंगल नहीं दिखाया जा रहा कहीं भी, अभी दिखेगा थोड़ी देर बाद। तो इस तरह के मेरे पास साइन, कोस, टैन, अच्छा ये इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, अभी सब लिखाऊंगा। साइन को शुरू के केवल 3 वो ले लेते हैं हम, SIN साइन, COS कोस, TAN टैन, फुल फॉर्म इनकी ये होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी, अब क्या होगा कि जो ये रेशो हम निकाल लेंगे ना, ये रेशो हम ऐसे नहीं निकाल देंगे, ये रेशो निकाल लेंगे हम किसी साइड, किसी एंगल को लेकर, किसी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। मान लो मैं ये कहूँगा कि भैया इस ट्रायंगल की इन दोनों साइड का रेशो बताओ, मगर एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एंगल बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम साइड्स का रेशो जो यहाँ पर बात करेंगे, वो साइड्स के रेशो की हम बात ऐसे ही नहीं कर देंगे कि कुछ भी उठाकर अपोन में रख दिया। हम क्या करेंगे, एक एंगल बताएंगे कि भाई इस एंगल को मद्देनजर रखते हुए, मतलब इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों का रेशो क्या होगा, या इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों का रेशो क्या होगा, या इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों का रेशो क्या होगा। इस बात को हम इधर और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, ध्यान से सुनो। तो अगर उन्होंने कहा SIN साइन ऑफ एंगल ए, क्या कहा उन्होंने, साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का साइन बताओ। अच्छा देखो, मैं जो सारी बातें लिखूंगा ना वो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको सारी बातें सी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, ठीक। तो हमने क्या कहा, इस एंगल को हमने थीटा बोल दिया, भैया एंगल कुछ तो मेजरमेंट का होगा। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपको एंगल मानना हो ट्रिग्नोमेट्री में तो आप उसको थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, साइन ऑफ एंगल ए। अब एंगल ए की मेजरमेंट कुछ तो रहेगी, 30, 45, 50, 60, 70 कुछ तो रहेगी। तो साइन ऑफ एंगल ए को उन्होंने शॉर्ट में डिनोट किया। उन्होंने कहा भाई हम ऐसे नहीं लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ए को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे शॉर्ट में, SIN और ए, साइन ए लिखेंगे। समझ में आ रही है कोई बात। तो इस ये एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। तो साइन ऑफ एंगल ए को साइन ए लिखेंगे, और अब इसमें ए की वैल्यू भर देंगे। मान लो ए कुछ भी रहे, थीटा, 45, 60, 90 कुछ भी रहे, तो क्या आ जाएगा, थीटा, ठीक हो गया। और ये रेशो जो होगा ना वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर साइड्स की बात करूं तो परपेंडिकुलर मतलब BC और हाइपोटेनियस मतलब AC, ठीक। अभी आप इनको बस देखते रहो, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा वीडियो में, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, सबको याद रखने की, बस देखते रहो फिलहाल। तो ये पूरी कहानी का मतलब समझ में आया। साइन ऑफ एंगल ए को हम बोलेंगे साइन ए, शॉर्ट में साइन ए। अगर आप साइन ए को पूरा बोलना चाहते हो, बल्कि कुछ स्कूल में मैंने देखा था, एक बार मैं बहुत दूर गया था वहाँ पर, तो ये बच्चों को ऐसा बोलना बताते ही नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं कि भैया आपको साइन ऑफ एंगल ए ही बोलना है और साइन ऑफ एंगल ए लिखना है, मगर वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, फिर ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग। तो साइन ऑफ एंगल ए मतलब हम एंगल ए की साइन फाइंड करना चाह रहे हैं। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, एंगल ए का साइन। तो साइन ऑफ एंगल ए को हम लिखेंगे साइन ए, ठीक है, शॉर्ट में, या फिर साइन थीटा, क्योंकि ए की वैल्यू थीटा है। और ये किसके इक्वल होगा, इसका रेशो क्या होगा, P/H यानी कि BC/AC। तो अब बनेगी ना बात कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कौन है, साइन या फिर कोस या फिर टेन। तो जो साइन वाला रेशो है, और अगर हमने इस एंगल का थीटा का साइन लिया तो वो रेशो क्या होगा, P/H। तो साइड्स का रेशो, साइड्स की मेजरमेंट और एंगल के बीच का रिलेशनशिप अब पूरा बन गया। अब एंगल भी है और साइड्स की मेजरमेंट भी है। तो साइन ऑफ एंगल ए को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे साइन ए, साइन थीटा, P/H, BC/AC। ऐसे ही कोसाइन ए, ऐसे ही क्या कहा उन्होंने, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम पढ़ेंगे शॉर्टकट में कोस ए। और जब हम ए पर हैं तो क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा, क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा। और ये कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा क्या होता है, B/H। अच्छा ये कहाँ से आ रहे हैं, इनको अभी आपको या कि ये कोई पूछने लगे साइन थीटा P/H क्या होता है। अरे कुछ तो हो, मैंने अभी आपको 6 कॉम्बिनेशन बनाए थे ना, उन्होंने 6 के 6 कॉम्बिनेशन के नाम दिए हुए हैं, तो कहीं से आया कुछ नहीं है। जैसे पहला रेशो है P/B,
P अपॉन H, तो उसको साइन थीटा बोल दिया उन्होंने, यहाँ से आया। दूसरा रेशो क्या है B अपॉन H, उसको उन्होंने क्या बोल दिया कॉस थीटा। मतलब अगर मैं नाम लिखूंगा साइड का तो क्या बैठेगा AB अपॉन कितना AC, ठीक है, AB अपॉन AC। अगर हमने कहा टेंजेंट ऑफ एंगल A, अगर हमने कहा टेंजेंट ऑफ एंगल A मतलब कि tan A, मतलब A की वैल्यू क्या कर देंगे हम tan थीटा, तो ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, यानी कि AB अपॉन सॉरी AB कह रहा हूँ BC और AB का रेशो। तो मैंने अभी आपको 3 बता दिए हैं, मैंने इधर आपको अभी थोड़ी देर पहले 6 दिखाया था निकाल के, तो 3 तो मैंने बता दिए आपको, उन्हीं में से 3 है ये। P अपॉन H साइन थीटा होगा, B अपॉन H कोस थीटा होगा, tan थीटा क्या होगा P अपॉन B। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, तो समझ में आया ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का मतलब, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स का बीच का रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, ठीक है। अब ये जो भी बात मैंने की है, ये की है एंगल पॉइंट, एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ए के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे ए के लिए। अब सुनो, बहुत ध्यान से एक बात सुनो, अगला क्या है, चलो पूरा कर देते हैं पहले टॉपिक को। कोसेकेंट, उसको बोलते हैं पूरा कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए होता है, शॉर्ट में लिखोगे तो कोसेक ए, और कोसेक ए क्या होगा, कोसेक ए की वैल्यू हमने क्या रख दी इधर थीटा, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू कोसेक ए मतलब कोसेक थीटा। और ये जो होता है ना, ये साइन का उल्टा होता है। देखो मेन तो 3 यही है, मेन तो 3 यही है, 3 और भी हैं, है तो वो भी मेन ही, लेकिन वो बना हुआ इनसे ही। साइन जो कोसेक होता है वो साइन वाले का उल्टा होता है, मतलब कि H अपॉन P हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको भी उल्टा कर देता हूँ इधर AC अपॉन BC। चलो जी, फिर था सेकंड ए, सेकंड बोल देते हैं कोई कोई, सेकंड ए ऑफ ए यानी कि सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये कोस का उल्टा होता है H अपॉन बी, तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन बी, H अपॉन बी मतलब AC अपॉन AC अपॉन कितना हो गया भैया AB, ठीक है। फिर क्या आता है मेरे पास कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में कोट ए यानी कि कितना कोट थीटा, ठीक है। और ये tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा B अपॉन पी, B अपॉन पी यानी कि AB अपॉन BC। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मैंने आपको बता दिए हैं कि इनका मतलब क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और साइन हमें याद रखना कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, और tan कोट का उल्टा होता है, ठीक। आपको ये सब याद होने चाहिए। आपको ये इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं याद रखना, सिर्फ आपको याद रखना है साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, कोस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, कोसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P, सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B, और कोट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P, ठीक। इसको हम इन सभी को बोल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, और हम ये कभी यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाले यूज करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा ना मान लेना भाई कि साइन ए का मतलब साइन की ए में मल्टीप्लाई हो रखी है, ये बात मत मान लेना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है। साइन ए, ये साइन की मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं ए में कि आपको साइन इंटू ए मान लो, ठीक है ना। ये पूरा एक ही है, ये क्या शो कर रहा है कि हम एंगल ए का साइन फाइंड कर रहे हैं, हम एंगल ए का कोस फाइंड कर रहे हैं, हम एंगल ए का tan फाइंड कर रहे हैं। मान लो कभी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आगे आगे आएगा साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मल्टीप्लाई नहीं है साइन की और 30 की। बच्चे बहुत मान लेते हैं ऐसा कि साइन और 30 की मल्टीप्लाई करके बना ना, ये एक पूरी एक ही चीज़ है, ये पूरी अपने आप में एक ही चीज़ है। साइन 30 मतलब साइन ऑफ एंगल 30, क्या मतलब है इसका, साइन ऑफ एंगल 30, इसका मतलब एंगल की और साइन की हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत मान लेना बिल्कुल भी, ठीक। तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं इनको हम याद कैसे रखेंगे कि साइन थीटा ये होता है, कोस थीटा ये होता है, tan थीटा ये होता है, कोसेक थीटा ये होता है, सेक थीटा ये होता है, कोस थीटा ये होता है, इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो आपको एक बात एक लोगों ने बनाया हुआ है, और मैं तो आपको अपना बता रहा हूँ कि मैंने कैसे याद रखे थे, आप कैसे भी इनको याद रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। आपको एक
एक पोएम टाइप याद रखनी है आपको, याद रखना है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे आप इसको याद रख सकते हो, मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताऊंगा। सोना चांदी तोले, ये एक कुछ बनाया हुआ है लोगों ने, सब लोग अपना याद रखने के लिए बनाते हैं अलग अलग ट्रिक्स। सोना चांदी तोले, ठीक है, तो इससे ना हम लोग इसको याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो पंडित का पी इसे हटाओ, चलो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का फिर पी, हर 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 बोले, बोले का बी, सोना चांदी तोले, सोना का एस, चांदी का सी, तोले का टी। और देखो बन गया आपका जो आप चाह रहे हो, बन गया। यहाँ लगा दो आप अपॉन, तो चेक कर लो, साइन कोस टेन। साइन मतलब पी अपॉन एच, साइन मतलब पी अपॉन एच, कोस मतलब बी अपॉन एच, टेन मतलब पी अपॉन बी। ठीक, उल्टा देखना है तो एच अपॉन पी, वो तो खैर उसके उल्टे हैं ही, ये तो आपको मैंने ट्रिक बता दी याद करने की। और ये केवल 2-3 बार ही करना पड़ेगा आपको, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद तो याद हो जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, मतलब पी अपॉन एच साइन का होगा, पहला साइन होता है, बी अपॉन एच कोस का होगा, दूसरा कोस होता है, पी अपॉन बी टेन का होगा क्योंकि वो 10 का होता है। तो 3 याद रखो और फिर उनके रेसिप्रोकल याद रखो। ठीक, साइन का रेसिप्रोकल मैं बोलूँगा उल्टा, या फिर रेसिप्रोकल एक ही बात है, साइन का रेसिप्रोकल या फिर साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, कोस का सेक और कोट का या टेन का कोट। ठीक, अब ये जो सारी कहानी मैंने आपको बताई थी एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने एंगल ए लिया था। अगर तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे, सब कुछ मैं चेंज करूँगा यहाँ पे अभी, चलो हो गया होगा। अब बात ये आती है हमारे पास कि अगर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिकल, अच्छा मैं इसको रब करूँगा यहाँ से भैया अभी, ठीक है, अगर मैं इन सारा करना ही पड़ेगा मेरे को, है ना। चलो, अगर हम इन सारी बातों को एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंगल सी पर, अब कोई कह रहा है कि भाई आपने सर साइन जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेस होती है उन सब की वैल्यू एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी, अब इन्हीं की वैल्यू एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। तो सुनो मेरी बात, चलो बताते हैं। साइन सी, अब साइन ऑफ एंगल सी, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, साइन ऑफ एंगल सी, कोस ऑफ एंगल सी, tan ऑफ एंगल सी, कोसेक ऑफ एंगल सी, सेक ऑफ एंगल सी, कोट ऑफ एंगल सी। तो अब क्या होगा, अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब लिखवाऊंगा आपको एक लाइन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई की थी। जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं, जो एंगल, ये क्या है, रफ नोट, इसको लिख लेना कहीं ना कहीं। जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं, जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। इस बात को पहले अभी नोट कर लो, मैं रब करूँगा यहाँ से। जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं, हम जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं अपनी फिगर में, उसके सामने होगा कौन, परपेंडिकुलर। जैसे कि अभी ए लिया था ना, तो ए के सामने कौन था, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो फिक्स है 90 के सामने, तो बची भी क्या हो गई थी, बेस। ध्यान समझो, फिगर पहले वाली है अभी तक। जो एंगल कंसिडर कर रहा था बहुत देर से, ए साइन ए कोस ए टेन ए, उसके सामने कौन था, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो बची भी कौन हो गई थी, बेस। अब कौन सा एंगल कर रहा कंसिडर, अब हमने एंगल कंसिडर कर लिया है सी, अब फिर चला गया उधर, वो भी तो किसी न किसी मेजरमेंट का होगा, तो अब सी के सामने होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो नोट कर लो बात। तो जो मैंने आपको बहुत देर पहले बताया था ना कि परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे, तो वो इस तरह चेंज होंगे कि आप ऐसा मत रट लेना हर क्वेश्चन में कि यही परपेंडिकुलर होगा या यही बेस होगा। वो डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर ये लेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस, अगर वो लेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस। ठीक हो गया, चलो लिख लो। अब मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है इन सब की। तो अभी आपको क्या बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो जो पहला है वो किसका है, साइन का। जो दूसरा है वो किसका है, कोस का। जो तीसरा है वो किसका है, टेन का। और ये तो भैया इनके उल्टे हैं, कोसेक का उल्टा,
पी एच अपॉन पी। सेक किसका होगा, कोस का उल्टा, एच अपॉन बी। और कोट किसका होगा, टेन का उल्टा, बी अपॉन पी। चलो हटा दो। अब आ जाओ इधर, वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे हम इनकी, वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे हम इनकी। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन हो गया, ए बी, हाइपोटेनस तो फिक्स है ए सी। अब बेस कौन हो गया इस बार, बी सी, अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी। और ये तो इनके उल्टे हैं, चाहे वहाँ से लिख लो चाहे यहीं से लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। तो इसी को कर देता हूँ ए सी अपॉन ए बी, चाहे वहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच कितना है ए सी और बी कितना है, बेस कितना है बी सी, यही तो आया अभी। तो ये कितना हो गया बी सी अपॉन ए बी, ठीक हो गया। चलो जी, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो समझा दिए हैं फॉर एक्यूट एंगल, एंगल ए के लिए भी एंगल सी के लिए भी। 90 के बारे में पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मैंने आपको बता दिए हैं, तो अच्छे समझ में भी आ गए होंगे आपको, तुरंत नोट करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अगला है मेरे पास रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। यहाँ पर आप पूरा लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज के रेसिप्रोकल्स सुनो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक थीटा। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने कभी ऐसे लिखा हुआ है ना साइन, तो ये बस मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। साइन की का मतलब कब बैठता है, जब किसी एंगल के साथ ऑपरेट किया हो आपने, कि साइन ऑफ एंगल थीटा, खाली साइन ये कुछ नहीं होता, या खाली कोस ये कुछ नहीं होता, ठीक है। तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कोसेक थीटा का। और इसी तरह कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का। साइन थीटा रेसिप्रोकल कोसेक का, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही दूसरा कोस, कोस थीटा रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा का, और ऐसे ही सेक थीटा रेसिप्रोकल होगा कोस थीटा का। बहुत ध्यान से समझना, नोट करते रहना। टेन थीटा रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा का। ये सब बातों को मैं यूज करूंगा एग्जांपल्स में और क्वेश्चंस में, तो ये मत कहना कि कहाँ से आया, याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले मान लो, कुछ भी मान लो, आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, या कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, इन्हीं से हमको एक बात और दिखती है, अगर मैं इसे कोसेक को उधर भेज दूँ, कोसेक को उधर भेज दूँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे अपॉन में है ना, तो क्या बनता है, इधर से देखना एक बार, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है नहीं बनता, ये भी याद रखना है आपको। चाहे इसको भेज लो तब भी वही निकल के आएगा, मतलब साइन की कोसेक में मल्टीप्लाई 1 होगी। अरे भाई, जब ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए है तो इनकी मल्टीप्लाई 1 होती है ना, तो साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक, तो इनकी मल्टीप्लाई 1 होगी। आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही कोस की और सेक की, ऐसे ही कोस थीटा की और सेक थीटा की मल्टीप्लाई भी कितनी होती है, 1। चलो जी, ऐसे ही टेन और कोट, इन सब बातों को मैं यूज करूँगा क्वेश्चंस में। टेन की और कोट थीटा का प्रोडक्ट भी कितना होता है, 1। तो ये थे रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। साइन थीटा कोस 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना, और जी कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैं एक फॉर्मूला ऑप्टेन कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट। तो साइन थीटा, अच्छा एक बात और बता दो, इससे पहले एक बात और बता दो, टेन थीटा क्या था इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने पढ़ा है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है। मैं कह रहा हूँ इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच। अरे भाई, भाग कर रहे हो ना, साइन अपॉन कोस, इधर पी अपॉन एच इधर बी अपॉन एच, तो ये देखो एच एच कट गया क्या, हाँ जी कट गया। तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इधर क्या बचा,
पी अपॉन बी। अरे और पी अपॉन बी किसकी वैल्यू है, पी अपॉन बी किसके इक्वल है, टेन थीटा के। पी अपॉन बी किसके इक्वल है, टेन थीटा के। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा। ये फॉर्मूला हम पता नहीं कितनी बार यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, बहुत बार यूज करेंगे। याद रहे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट। तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, उल्टा करूंगा, तो उधर क्या आएगा, कोट थीटा। या तो आप इसी तरह ऑप्शन कर लो जैसे अभी कराया मैंने, एक बार उल्टा डिवाइड कर लो, आप कोस को साइन से कर लो तो वैल्यू आ जाएगी कोट के इक्वल। या ऐसा समझ लो कि भैया जब साइन अपॉन कोस की वैल्यू टेन है और मैंने कर दिया इसको रेसिप्रोकल, और टेन का रेसिप्रोकल तो कोट होता है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू होगी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सारी बातें जो दिखाई दे रही हैं तुरंत नोट करेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जैसे मैंने अभी आपको एक बात रह गई थी, अभी समझाया है ना मैंने आपको कि साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। ऐसे ही कोसेक है, ऐसे ही कोस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ऐसे ही भैया टेन थीटा और कोट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, 1। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सुनो मेरी बात, अगर आपको प्रूव करना है या चेक करना है या किसी को एक्सप्लेन करना है तो ये बता देना उसको कि साइन थीटा क्या होता है, पर पंडित के उसके जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा क्या होता है, याद करो जाकर देखो लिस्ट में पीछे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो होता है। तो पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो 1। ठीक, इस तरह समझ सकते हैं हम लोग, वैसे जरूरत नहीं है। तो ये थे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रेसिप्रोकल। और अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अभी देखो मैंने आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ जरा, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी हिस्ट्री समझा दी है, क्यों पढ़ रहे हैं ये बता दिया है, क्या यूज ये बता दिया है। मैंने आपको राइट ट्रायंगल के बारे में सब कुछ बता दिया है, हाइपोटेनस वगैरह, साइड कौन सी साइड कहाँ होती है वो बता दिया है, और साइड कब चेंज करनी है, परपेंडिकुलर बेस किस कब हमको चेंज करना है, जो एंगल ले रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग हमको परपेंडिकुलर को फिर बेस को चेंज कर देना है। आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम बता दी है, आपको मैंने एंगल्स थीटा के बारे में बता दिया है कि एंगल थीटा क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एक्यूट एंगल मैंने आपको बता दिया है। ये बात भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, ये हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर बता रहा हूँ, आप साइन थीटा को साइन और थीटा की मल्टीप्लाई मत मान लेना कि ये प्रोडक्ट नहीं हो रहा इनका, ये एक लिखने का तरीका है, साइन ऑफ एंगल थीटा, जो समझाया आपको बहुत देर पहले मैंने, थोड़ी देर पहले। ठीक, और ये बात आप ऐसे लिख रहे हो तो बेकार है लिखना, कुछ नहीं होता इसका मतलब, साइन कुछ नहीं होता, ये एंगल पे ऑपरेट कर रहे हो आप, साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, इस तरह से। तो और फिर क्या बताया मैंने आपको, फिर मैंने आपको एक्यूट एंगल बताए थे, एक बार एंगल ए के बारे में और एक बार एंगल सी के बारे में। चलो जी, फिर मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा की वैल्यू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक लास्ट बात और है, वो भी समझते हैं, फिर हम बनाएंगे, चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स पर। अभी आपको समझना है बहुत बारीकी से मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, या मिनिमम लिख लो, चलो जब लिख रही हो तो, या मैक्सिमम ही लिखवाऊँ, क्योंकि मिनिमम तो आपके सिलेबस में है नहीं ना, क्योंकि मिनिमम पढ़ोगे आप जाके क्लास 11th में, तो मैं आपको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यूज़ के बारे में ही बताता हूँ। ठीक है, चलो जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा समझने में अजीब लगेगा आपको, लग सकता है। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले मैंने ए यहाँ लिया था ना, चलो मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या था हमारे पास, हम बात करेंगे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। चलो जी, तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल, इन जो ये एंगल्स हैं मेरे पास, साइन थीटा और कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, इनके मैक्सिमम वैल्यू के बारे में। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि
साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सबको पता है अब तो। और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बात क्लियर है। आल्सो क्या, हाइपोटेनस इज द ग्रेटर साइड या लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ट्राइंगल एबीसी। अरे हाइपोटेनस क्या है, लॉन्गेस्ट साइड तो है ट्राइंगल एबीसी की। तो अब एक बार बताओ, कभी आपने अगर जिंदगी में ध्यान दिया हो कि मैं आपको कहूँ 3/5 या मैं आपको कहूँ 8/11 या मैं आपको कहूँ 5/12, मतलब अगर मैं डिनोमिनेटर को बड़ा रखूँ न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अगर आपकी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, तो जो आपका आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। चाहे भाग करके देख लेना आप इसको, चाहे आप डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर लेस देन 1 आएगा अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से। भाई देखो, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो 1 आता है, सुनो मेरी बात, जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से इक्वल होता है तो 1 आएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, सॉरी, जब न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो जो आंसर आएगा ना वो ग्रेटर देन 1 आएगा। जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से इक्वल हो तो 1 आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर छोटा है तो ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन जब न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपका आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है, ये तो पता ही है ना। तो यहाँ देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H एंड कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, B/H। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, जब P और H क्या है बड़ा, हाइपोटेनस तो बड़ी साइड है ना ट्रायंगल के अंदर, हाइपोटेनस तो बड़ी साइड है, यहाँ भी हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं हाइपोटेनस से, यहाँ भी हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं हाइपोटेनस से, और हाइपोटेनस बड़ा है, मतलब इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इस फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। बात तो जो बात अभी समझाई थी इधर कि जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो साइन थीटा, तो कैसे लिखवाऊँ, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होगी, लेस देन 1। अरे अब जो समझाया कि अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो वैल्यू आएगी डिवाइड करके वो लेस देन 1 आएगी। ऐसे ही कोस थीटा में वैल्यू ऑफ कोस थीटा लेस देन 1। तो ये बात आपको याद रखनी है कि साइन थीटा और को, एक काम करो यहाँ से मैक्सिमम वर्ड हटाओ, केवल वैल्यू लिखो, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 से होगी। सिर्फ मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी आप बाकी को भी मान लो ऐसे, नहीं बाकी की नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू के बारे में हमने बताया कि लेस देन 1 होती है, मगर यहाँ पे अभी कुछ बातें रह गई हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बता नहीं सकता, क्योंकि वो सब बातें 11वीं क्लास की होगी जब हम एक्यूट एंगल से आगे बढ़ेंगे, ऑब्टूस एंगल को बढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल इन पर्टिकुलर ये वैल्यू कभी कभी 1 के इक्वल भी होंगी। इन पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर केस में साइन थीटा 1 के इक्वल होगा, कभी कभी होगा, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं। कोस थीटा भी 1 के इक्वल होगा, मगर कब, किसी पर्टिकुलर केस में। वो पर्टिकुलर केस हम डिस्कस करेंगे 7 पॉइंट या कौन सी एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट 8.2 में कि ये वैल्यू 1 कब होगी। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया है कि साइन थीटा की और कोस थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा ही आपको कैसी मिलेंगी, लेस देन 1 मिलेंगी, कभी भी 1 से आगे नहीं जाएंगी। फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर नॉलेज के लिए, वैसे ये बात क्लास 11th की है, ये रियल नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है। तो फिलहाल शॉर्ट में बात ये है, अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ कि चाहे हम 11th का मैथ पढ़ रहे हो, 12th का पढ़ रहे हो, चाहे एक्यूट एंगल पढ़ रहे हो, चाहे ऑब्टूस एंगल पढ़ रहे हो, साइन थीटा और कोस थीटा, ये बात मैं आपको बता ही देता हूँ जब आप छेड़ दिया आप लोगों ने। साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू या तो होती है -1 या होती है +1 या फिर इनके बीच में, मतलब 0 भी हो सकती है। साइन थीटा की वैल्यू है तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है साइन थीटा और कोस थीटा, बात कर रहा हूँ सिर्फ साइन और कोस के बारे में। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू या तो होगी -1 या होगी +1 या होगी इनके बीच में, इस +1 से बड़ी कभी नहीं होगी, ध्यान रखना, -1 से छोटी कभी नहीं होगी, या तो -1 के इक्वल होगी या +1 के इक्वल होगी या फिर इनके बीच में होगी। लेकिन क्लास 10th में, आ जाओ क्लास 10th में जो आपको वैल्यूज़ मिलेगी ना,
साइन थीटा और कोस थीटा की वो सिर्फ मिलेंगी यहाँ से यहाँ तक की, मतलब 0 भी मिलेगी आपको अगले एक्सरसाइज में, 1 भी मिलेगी आपको अगले एक्सरसाइज में, और अभी 8.1 में मिलेगी आपको इस बीच की वैल्यूज़। ये क्या है, थोड़ा सा लेवल मैंने हाथ इसको बढ़ा दिया है, इसके बारे में हम बाकी बात करेंगे कक्षा 11 में जाकर, क्लास 11 में जाकर। फिलहाल मैंने आपको 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का एक बहुत बढ़िया तरह से क्या कहते हैं कि इंट्रोडक्शन समझा दिया है। ठीक, तो आप लोगों का काम क्या है, इस सारे को 2-3 बार देखना, सारे नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखना, उनको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, रिपीट करना, प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट्स अगर आए तो मुझको कमेंट करके जरूर बताना, और जैसा भी आपने फील किया हो इसके बारे में कि आपको कैसा समझ में आया वो भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और जब आप ये सारी बातें पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, तब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लेकर आएंगे पहले इन सारी बातों के एप्लीकेशंस की, कैसे हम इन सब बातों को यूज करेंगे। ठीक है, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है सारी बातें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है मैंने तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक के एग्जाम्पल हैं शायद मेरे पास, उनको करेंगे, फिर सोल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज का। तब तक आप ये सारी तमाम बातें नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे अपने। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल्स के साथ।